लास्ट टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का लास्ट टॉपिक हम देख रहे हैं। टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, लास्ट टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट में सुन के लग रहा होगा कि सिर्फ हमको बैलेंस शीट बना के दिखानी है, लेकिन माइंड में सवाल ये भी आ रहा होगा कि जो फर्म बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, उसकी बैलेंस शीट हम क्यों बनाएंगे, या ऐसा क्या यूज होगा इस बैलेंस शीट का। तो मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में हम लोग को ना एसेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं होगी। हम लोग को लायबिलिटीज बताएगा, कैपिटल की वैल्यू बताएगा, लेकिन एसेट्स कितने के थे वो नहीं बताएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा कितना कैपिटल अमाउंट है, कितनी आउटसाइडर लायबिलिटीज है जैसे कि क्रेडिटर्स या अदर लायबिलिटीज, लेकिन एसेट्स कितने अमाउंट के थे हमको गिवन नहीं होगा। तो आप ये सोच के बताओ कि एक बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड वाली सारी चीजें बोला है और एसेट साइड वाली चीज नहीं बताया है, तो क्या आप खुद से पता लगा सकते हो एसेट्स कितने के होंगे? जो डिफरेंस आएगा मतलब आपको कुछ चीजें पहले से ही पता है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड वो लायबिलिटी साइड के हमेशा बराबर होता है। हम लोग डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट 11th क्लास में देख चुके हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट देख चुके हैं, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू दी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर हमारे पास कैपिटल और लायबिलिटी है तो हमेशा किसके बराबर होते हैं? एसेट्स के बराबर होते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें दो पार्टनर थे ए और बी, जिनका कैपिटल था 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, और फर्म की एक ही लायबिलिटी क्रेडिटर थी जिसका अमाउंट था 2 लाख रुपए, और फर्म के कितने एसेट्स थे ये नहीं पता है, लेकिन एसेट्स बिके कितने में है वो हमको बता दिया है। एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स कितना अमाउंट जनरेट किए हैं वो हमको बता दिया 6 लाख रुपए। अगर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन बस दे दूं कि कैपिटल क्रेडिटर ये दोनों गिवन है और एसेट्स कितने में सेल आउट हुए, 6 लाख में हुए हैं। अब हम लोग को यहाँ पर फर्म को डिसॉल्व करना है, अकाउंटिंग करके दिखानी है, और हमको ये चेक करना है कि ये ए और बी डिसॉल्यूशन के समय जब घर जाएंगे तो इनको कितना अमाउंट मिलेगा। इस इंफॉर्मेशन से आप कैसे पता लगाओगे कि एसेट लायबिलिटी को बेचने में कितना फायदा नुकसान हुआ? तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि एसेट्स हमारे पास पहले थे कितने के। एसेट बिके कितने में है? 6 लाख में, लेकिन थे कितने के ये पता लगाना है। तो वो चीज पता लगाने के लिए ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी हम लोग को पता है कितना अमाउंट है, 2 लाख, कैपिटल 5 + 3 8 लाख। टोटल हमारे एसेट्स कितने अमाउंट के हो जाएंगे? टोटल एसेट्स कितने अमाउंट के हो जाएंगे? 10 लाख के। ठीक है, एसेट्स हो गए 10 लाख के। अब ये बेचे कितने में हम लोग? 6 लाख में बेचे, तो कितना लॉस हुआ? और वो 4 लाख का लॉस कहीं ना कहीं ये दोनों को झेलना पड़ेगा, और रेशियो तो गिवन है नहीं, तो कितना कितना लॉस? भाई कैपिटल रेशियो नहीं मानते जब गिवन नहीं होता है, तो जब रेशियो गिवन नहीं होता तो इक्वल रेशियो मानते हैं 1:1। तो 2-2 लाख रुपए इनका लॉस होगा, 2 लाख रुपए ए का, 2 लाख रुपए बी का। तो 3 में से 2 लाख लॉस हो गया, बचा कितना? 1 लाख। बी का 5 में से 2 लाख लॉस, 3 लाख। ये अमाउंट उनको फाइनल पेमेंट होगी। जितना कैपिटल था उसमें से लॉस का अमाउंट काट के बाकी पेमेंट देनी पड़ेगी। हाँ, लॉस तो पार्टनर बियर करता हमेशा। एक क्वेश्चन और आप लोग बताना, यहां पर ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल अमाउंट था 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हमको जो कि हैं 50,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000 के, और साथ में हम लोग को बता दिया बिल्स पेबल 1 लाख के। और जो हमारे पास एसेट्स थे पता नहीं कितने के थे, लेकिन कितने में सेल आउट हो गए वो बता दिया। एसेट्स रियलाइज्ड 7 लाख, एसेट्स रियलाइज्ड 7 लाख।
अब हमको सबसे पहले तो ये पता करना है हमारे पास एसेट्स कितने अमाउंट के थे। तो वो पता करने के लिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी कितनी 50 प्लस 1 लाख 1,50,000। कैपिटल कितना होगा 5 प्लस 3 प्लस 2 10 लाख। टोटल 11,50,000। हमारे पास एसेट 11,50,000 के थे। ठीक है, ये सेल आउट कितने में हुए 7 लाख में। 7 लाख में बिका। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है। तो यहाँ पर एसेट थे 11,50,000 के, सेल आउट कितने में हुए 7 लाख में। तो 4.5 लाख का क्या हुआ लॉस हो गया। ये 4.5 लाख का लॉस रेशियो नहीं गिवन है, तो इक्वल तीनों बियर करेंगे। 1.5 मतलब 1.5 लाख, ये भी 1.5 लाख बियर करेगा, ये भी 1.5 लाख लॉस बियर करेगा। तो ए को कितना दोगे जब वो फॉर्म बंद हो रही है उस समय, 2 में से 1.5 लाख गया तो 50,000 ए को, बी को 3 में से 1.5 गया तो 1.5, और सी को मिलेगा 5 में से 1.5 लाख गया तो 3.5 लाख। तो ये फाइनल पेमेंट होगी। ये हमने आंसर निकालना तो सीख लिया कि अगर एमसीक्यू में आता है तो हम आंसर क्या देंगे, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा अगर 3 नंबर में आता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये सेम यही वाला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर का इसका क्या कैलकुलेशन होगा वो समझते हैं। तो आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले एक रफ बैलेंस शीट, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट बनाओगे, फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, फिर बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल। 3 मार्क्स में करना पड़ेगा इतना सब। पार्टनर्स कैपिटल, हाँ कुछ खास नहीं है, वही सब चीजें दिखानी है बस। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, रियलाइजेशन का फॉर्मेट, और पार्टनर्स 3 लोग थे ए बी सी, तीनों का कॉलम अमाउंट लिखने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग आप लोग पता होगा, यहां पर बस लिख दोगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लायबिलिटी एसेट्स, लायबिलिटी साइड एसेट साइड। यहां पर हम लोग जो अप्रोच लगा रहे थे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल इस साइड आता है और एसेट्स इस साइड आता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल 2, 3 और 5, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख था। तो यहां पर कैपिटल ए का 2 लाख था, बी का 3 लाख रुपए और सी का 5 लाख, 5 लाख। टोटल 10 लाख रुपीस कैपिटल था। टोटल 10 लाख रुपीस कैपिटल अमाउंट था। बाकी लायबिलिटीज और क्या है, बिल्स पेबल 1 लाख और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000। तो यहां पर बिल्स पेबल 1 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000, टोटल आ रहा है 11,50,000 इस साइड, और इस साइड हमारे पास कुछ है नहीं। तो जो भी होगा सारे एसेट्स होंगे, 11.5 लाख के हमारे पास एसेट्स होंगे। ये हमको पता चल गया। यहां पर बैलेंसिंग फिगर, यहां पर आप लिख दोगे कि बैलेंस करके हम निकाले हैं। फिर उसके बाद हम जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। एसेट को ट्रांसफर करते थे डेबिट साइड, यही वाला अमाउंट ट्रांसफर करोगे टू एसेट्स, या सन्ड्री एसेट भी लिख सकते हैं 11,50,000। लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड। कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखाओगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। उसके बाद बिल्स पेबल है 1 लाख, क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बिल्स पेबल 1 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
50,000, टोटल 1,50,000। उसके बाद यहां पर आप लोग देखोगे कि ये जो एसेट 11,50,000 के थे, कितने में सेल आउट हो रहे हैं? 7 लाख रुपए में। और लाइबिलिटी के बारे में कुछ बताया नहीं है, मतलब पूरा पे करेंगे। एसेट जब सेल आउट होता है तो क्रेडिट साइड, बाय बैंक अकाउंट, एसेट्स 7 लाख रुपए, लाइबिलिटीज पूरी पे करनी पड़ेगी टू बैंक अकाउंट। और यहां पर हम लोग बिल्स पेबल 1 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000, टोटल 1,50,000। जब हम क्लोज करेंगे इसको 11,50,000 प्लस 150, 13 लाख रुपए। यहां भी लिख दिए 13 लाख। 13 में से 7 प्लस 1 8.5 गया तो 4.5 लाख लॉस। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, यहां पर बाय पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं। बाय पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद यहां पर जितने पार्टनर हैं ए, बी और सी, ठीक है, 1,50,000 150 तीनों का आएगा, 4.5 लाख रुपए आएगा। यहां लॉस पूरा बांट के दिखाते हैं रेशियो में, रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल। उसके बाद यही अमाउंट हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? यहां पर लेकिन दिखाना पड़ता है। अब देखो कैपिटल अकाउंट एग्जाम में आएगा कि नहीं पता नहीं है, सिर्फ रियलाइजेशन है तो बांट के नहीं दिखाओगे, आधा नंबर कट जाएगा। रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल बांट देंगे। उसके बाद टू लॉस ऑन रियलाइजेशन 1,50,000, इसका भी 150 और इसका भी 1,50,000। अब उसके बाद जब हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो इसका 2 लाख रुपए था जो बड़ा अमाउंट था, दोनों तरफ लिखेंगे। 2 लाख में से 1,50,000 गया तो 50 यहाँ डिफरेंस आ रहा है। 3 लाख सेकंड पार्टनर का क्रेडिट सेट ज्यादा था। हाँ, ये लॉस नहीं, कितना लॉस बियर करेगा वो नहीं बताएगा, यहाँ पता चलेगा कितना ये लोग घर लेके जाएंगे, इनको कितना पैसा मिलेगा। 3 में से 1.5 लाख लॉस है, 3 लाख लगा हुआ था, 1.5 लाख नुकसान, तो 1.5 लाख मिलेगा। तीसरे पार्टनर का 5 लाख लगा हुआ था, 5 लाख में से 1,50,000 अगर लॉस बियर करता है तो 3.5 मिलेगा। ये फाइनल आंसर हम लोग ऐसे ही वर्किंग नोट में निकाल लिए थे, लेकिन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आता है, तो ऐसे आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। 1 नंबर मिलेगा सिर्फ, क्योंकि ये हर किसी को समझ में थोड़ा है कि तुम क्या लिखे हो। नाम क्या है टॉपिक का? नाम मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कहाँ है बैलेंस शीट? टॉपिक में लिखा हुआ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और हमने बैलेंस शीट बनाई ही नहीं है। तो आपको ऐसे रफ वर्क में सॉल्व करके नहीं आना है, टीचर को ऐसा ना लगे। हाँ, टीचर के पास रेड पेन रहेगा, वो देखेगा क्या है यार, प्रॉपर लग रहा है, ऐसे ही ट्राई कर रहा होगा सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे करके काट दिया तो कि कुछ कर रहा होगा ऐसी सॉल्व। मेन देखो फॉर्मेट भी है और आपका प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट की राइटिंग ऐसे होती है जो मेन सॉल्यूशन है उसको भी वर्किंग नोट मान के चलते हैं, रफ वर्क मान के चलते हैं। भाई ऐसे मैंने बहुत सी आंसर शीट देखी है, 50% आंसर शीट ऐसे होती है अकाउंट्स में कि हमको लगता है कि रफ वर्क कर रहा है वो, और बाद में बता अरे ये तो सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। कुछ लोग तो क्वेश्चन नंबर लिखते नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर लिखते, कुछ लोग आंसर शीट दी हुई है मान लो ये आंसर शीट है, तो यहाँ पर भी ये यहाँ से ये मार्जिन लाइन है, यहाँ पर ऐसे लाइन खींचते हैं, तो यहाँ प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो भैया यहाँ से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देते, कभी यहाँ भी सॉल्व करते हैं। और हम लोग जब कंप्यूटर की स्क्रीन में चेक करते तो आपको बता दूं मैं, ये हमारा डिस्प्ले है कंप्यूटर का, इस डिस्प्ले में आपकी इतनी ही आंसर शीट हमको दिखती है, ये इतनी आंसर शीट दिखती है, ये वाला हिस्सा, क्योंकि स्क्रीन के अंदर है। हम लोग को इसको स्क्रॉल करके ये वाला हिस्सा देखना पड़ता है। अब बच्चे यहाँ भी एकदम सॉल्व किया एकदम लास्ट तक, लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत जाती है, स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। अगर आप ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये आपकी आंसर शीट है जो बाहर तक जाती है, आप
सही तरीके से अगर सॉल्व करो तो आप इस एरिया में मार्जिन खींचो, यहाँ पर सॉल्व करो, यहाँ पर कैलकुलेशन वर्क करो। जो हम बार बार पेज पलटाते हैं ना कैलकुलेशन के लिए पीछे, वो बंद कर दो काम, यहाँ पर आप कैलकुलेशन वर्क करो। आंसर शीट आपको जब मिलती है, आंसर शीट में पहले ही आप मार्जिन लाइन खींच दो। यहाँ क्वेश्चन नंबर वगैरह लिखने के लिए सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपके रफ वर्क कैलकुलेशन के लिए, मेन आपका सॉल्यूशन यहाँ। हेडिंग तो कहीं भी आ सकती है भाई। आप बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो गड़बड़ करते हैं यहाँ पर। राइटिंग प्रॉपर इस साल भी हो सकती है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। भाई अगर कोई चीज आप ऐसा इसलिए बोल रहे इस बार नहीं होगा, आपको लगता है कि सक्सेस नहीं हुआ था, जो चीज सक्सेस नहीं होती है उसको और इम्प्रूव किया जाता है। आप मान के चलो 11 में अच्छा नंबर नहीं आया तो क्या आप पढ़ाई बंद कर दिए क्या? आपके घर वाले समझाया अच्छे से पढ़ो। सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला सेटअप बनाया, अगर मान लो सक्सेस नहीं हुआ, कहीं उसमें गलती हुई तो उस गलती को सुधारा जाएगा, बंद थोड़ी करेंगे। तो चीज़ों को सुधारा जाता है, बंद नहीं किया जाता। तो हम ये नहीं सोच सकते खुद से कि इस बार तो ऐसे स्क्रीन में चेक नहीं होगा। हो सकता है आपकी बात सच हो, सच हो जाए। सच हो मतलब कि आपको कहीं से पता चला, कहीं से पता तो चला नहीं है कि बंद हो गया। हो सकता है कि आपकी बात लग जाए और सच हो जाए, अच्छी बात है। और खराब भी बात है, आपको पता है जब ऑन स्क्रीन चेकिंग होती है ना, तो आपको मैं उसके फायदे बता रहा हूं। अगर हमारे आंसर शीट दी हुई है और उसमें 34 पेजेस हैं, जो टीचर चेक कर रहा है, अगर एक भी पेज छूट जाता है चेक करना, तो ये पेपर चेक किया हुआ अपलोड नहीं होता है वेबसाइट में। हम लोग को चेक करने के बाद अपलोड करना पड़ता है, आगे का प्रोसेस करना पड़ता है। तो हम लोग को ना पूरे 34 पेज 1 2 3 पूरे 34 पेज में कुछ ना कुछ मार्क करना पड़ता है। जब सारे 34 पेजेस चाहे लिखे हो या नहीं लिखे हो, हमको अलग अलग आइकन, अलग अलग मार्क करने के लिए सिंबल दिए गए हैं कि आपने वो पेज देखा है। एटलीस्ट आप खाली पेज में ब्लैंक मार्क करो, वो भी एक आइकन अलग से, सिंबल अलग से बना के दे दिया है। जब तक हम सारे पेज नहीं देखेंगे, जब तक ये सारे क्वेश्चंस मार्किंग करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कितना मार्क्स दे रहे हो यहाँ लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना दे रहे हो यहाँ लिखो। मान लो कोई बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो वो बॉक्स खाली रह जाएगा, वो पेपर अपलोड होगा ही नहीं। यहाँ पर आपको NA नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल लिखना पड़ेगा। तो ये एक फायदा है कि आपका आंसर कभी भी कोई छूटेगा नहीं चेक होने से, कोई पेज नहीं छूटेगा। लेकिन आपने देखा होगा जब स्कूल में चेकिंग होती है तो गलतियां होती है, कभी कभार एक क्वेश्चन चेक होना छूट जाता है, कभी एक पेज छूट जाता है। तो ये गलती सीबीएसई ना करे, ये 12th में ना हो, बोर्ड्स में ना हो, क्योंकि वो रिजल्ट सेंट्रल बोर्ड आपको दे रहा है। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए ये सब सेटअप बनाया गया। तो एकदम से छोटी छोटी दिक्कतों के नाम से सेटअप चेंज हो जाएगा, प्रोसेस चेंज हो जाएगा, ये मत समझना। तो आप अपनी तैयारी रखो बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करता है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं बुक के। एक क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। रामू, लक्ष्मण एंड भरत, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। रामू, लक्ष्मण एंड भरत स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025 विथ कैपिटल 1,80,000 एंड 60,000। 3 पार्टनर हैं। रामू का है 1 लाख, लक्ष्मण का है 80,000 और भरत का है 60,000। ये तीनों का कैपिटल है। टोटल कितना हो गया? 2,40,000 हो गया। उसके बाद बोल रहा है इनका रेशियो था 4:3:3, 4:3:3 इनका रेशियो था। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026 द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ ₹50,000। फर्म को लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ मतलब डेबिट बैलेंस कितना? 50,000 का लॉस हो गया, जिसका एसेट बैलेंस माना जाता है, डेबिट बैलेंस माना जाता है।
ईच ऑफ द पार्टनर विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तीनों पार्टनर ने 10,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाला था ड्राइंग्स, तो वो कैपिटल को बढ़ाती है या कम करती है? ड्राइंग्स कम करती है। तो या तो ड्राइंग्स डायरेक्ट इनसे माइनस किया जाए 10,000, या तो उनको एसेट साइड दिखाया जाए। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, नहीं अभी हम लोग को डायरेक्ट बैलेंस शीट बनानी है, हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि पार्टनर्स कैपिटल बनाएं। हम लोग को क्या करना है, एसेट्स पता लगाने हैं। जब फर्म बंद कर रहे हैं उस समय हमारे पास एसेट्स थे कितने के, तो अब ये लोग क्या किया, अपने कैपिटल में से 10,000 रुपये निकाल लिए। तो इसका कितना हो जाएगा, 90,000। इसका कितना हो जाएगा 10,000 निकालने के बाद 70,000। इसका 10,000 निकालने के बाद 50,000। अब तीनों का कितना हो गया, 2,10,000। इन तीनों का क्या है, कैपिटल है। ऑन 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 25 में चालू किए थे, साल भर में ड्राइंग्स किए, ठीक है, उनको लॉस हो गया। अब अगले साल के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 26 को द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड। 1 साल काम किए, लॉस देखे, फर्म बंद कर रहे हैं। द सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ द फर्म वर 24,000 ऑन दैट डेट। जिस डेट को फर्म बंद कर रहे हैं उस समय क्रेडिटर कितने के थे, 24,000 के थे। उसके बाद एंड कैश इन हैंड वॉज 4,000। कैश कितना पड़ा था इनके पास, 4,000 कैश पड़ा था। एसेट्स रियलाइज्ड 3 लाख। एसेट्स जब सेल आउट किए तो कितने में बिके, ठीक है, एसेट्स इन लोगों के सेल आउट हो गए 3 लाख में। और जो लायबिलिटीज थी, मतलब क्रेडिटर थे, जो क्रेडिटर्स थे वो कितने में सेल आउट, मतलब कितना पे किया, 23,500। ये साइड में लिख रहा हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग को सारी चीजें यहां पर शो करनी है। अब सुनो, ये मैंने एक तरीके से बैलेंस शीट तैयार कर दिया है। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट है आपका। ये लायबिलिटी साइड है, 24,000 है क्रेडिटर्स, वो 23,500 पे कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में। थे 24,000 के, लेकिन पे कितना कर रहे, 23,500। ये क्वेश्चन है आपका, और उसी से बन गया मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कैपिटल बता दिया था 1,80,000, 60,000, और ये लोग ड्रॉइंग्स किए थे। 10,000 माइनस करके अमाउंट पता चला, बाहर लिख दिए। दिखा सकते हैं बिल्कुल, हाँ। बैलेंस शीट में हम 24,000 देंगे जितना था। उसके बाद कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस है, मतलब एसेट साइड। अब जब आप इसको क्लोज करोगे, बताओ लायबिलिटी साइड टोटल कितना आ रहा है, 2,34,000। अब 2,34,000 में से ये गया तो कितना आएगा, 180। ये हमको अदर एसेट्स, ऊपर भी एसेट्स हैं ये दोनों, ये हमको अदर एसेट्स पता चल गया जिनको हम रियलाइज करने के लिए बेच सकते हैं। तो अदर एसेट हमको पता चला 1,80,000 का बैलेंसिंग फिगर, ठीक। यही मेन पता लगाने के लिए हमने ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाया, ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाओगे उसमें पहले एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दोगे, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एसेट कितने के आए थे, 1,80,000। तो सन्ड्री एसेट्स 1,80,000। लायबिलिटीज कितने की थी, क्रेडिटर 24,000। यहां पर लिख देंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स थे 24,000, क्रेडिटर कितने के थे, 24,000 के थे। अब एसेट्स कितने में सेल आउट हुए, एसेट 3 लाख में सेल आउट हुए, और लायबिलिटी को कितना पे किए हैं, 23,500। तो एसेट जो सेल आउट हुए वो क्रेडिट साइड बाय बैंक, एसेट्स 3 लाख। ये जो लायबिलिटी पे की है डेबिट साइड टू बैंक, क्रेडिटर्स 23,500। अब इसको हम लोग देखेंगे कितना लॉस प्रॉफिट हुआ।
क्रेडिट साइड ज्यादा है इस बार, 3,24,000। इन दोनों को माइनस करेंगे, 2,03,500 को इससे माइनस करेंगे तो 1,20,500। ये क्या आया? गेन, गेन ऑन रियलाइजेशन। ये पार्टनर्स को बांटा जाएगा। राम, लक्ष्मण और भरत 3 पार्टनर थे, उनका रेशियो था 4:3:3। ठीक है, कितना कितना आएगा? 48,200, 36,150। हम लोग को हालांकि इस क्वेश्चन में इतना ही बनाने बोला था, गेन तक निकालना था, लेकिन अगर बोलेगा पार्टनर को कितना पे करना है बताओ, तो ये प्लस करोगे आप। जब कैपिटल बनाओगे ना, ये वाला फाइनल अमाउंट दिखाना, फिर ड्राइंग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे तो ड्राइंग मत दिखाना डेबिट साइड। अगर आप 1,80,000 और 60,000 दिखाते हो, ड्राइंग दिखाना पड़ेगा। ये अमाउंट, हाँ कैपिटल अकाउंट में, ये इसमें इस अमाउंट में से ऑलरेडी ड्राइंग्स माइनस हो चुका है, तो डबल मत दिखा देना। दिखा सकते थे, क्योंकि हमको तो ये अमाउंट फाइनल पता करना था, वही आता। ठीक है, कैपिटल अकाउंट इसका बना के देख लो भले आप लोग। तो ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट के क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं, इसको आप ट्राई कर लेना एक बार। एमसीक्यू में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, आएगा नहीं बोल रहा हूं मैं। रियलाइजेशन अकाउंट जर्नल एंट्री के ज्यादा चांसेस हैं, इसके आने के चांसेस कम है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू या 3 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। अगर कुछ ज्यादा चीजें हो तो 6 नंबर में भी दे सकता है। सीबीएसई को कोई भरोसा नहीं है। सैंपल पेपर में बहुत बार ऐसा हुआ है, जो चीज देता है वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, जो सैंपल पेपर में नहीं देता वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो हम सैंपल पेपर के हिसाब से नहीं चल सकते, आइडिया ले सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। ठीक है, इसको बंद कर दो, तो पता चला चालू ही नहीं हुआ है।